हेलो बच्चों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। तो इसमें कुछ चीज़ें तो हम पहले ही कर चुके हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स from n different objects, तो that will be NCR, वो तो NCR हो जाएगा। सेकेंड, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो एट लीस्ट आने से क्या हो जाएगा, उसको हम एग्जैक्टली में कन्वर्ट करेंगे। एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली आर प्लस वन, एग्जैक्टली आर प्लस टू। तो या तो हमने आर सेलेक्ट किया या फिर आर प्लस वन, या फिर का मतलब क्या है, ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर इतना हो गया तो भी चलेगा और आर प्लस वन हो गया तो भी चलेगा। तो ऑप्शन दे रहे हैं तो एडिशन होगा, प्लस एन सी आर प्लस टू प्लस एंड सो ऑन अप टिल एन सी एन। बस यही आंसर हो जाएगा इस बात का। अब तो देखो, तुम्हें फील आ जानी चाहिए, मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एट मोस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम आर ऑब्जेक्ट बोला है तो आर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। एट मोस्ट का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा। एट मोस्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, एट मोस्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो अगर एक भी नहीं सेलेक्ट किया, प्लस एक सेलेक्ट किया या फिर दो सेलेक्ट किया एंड सो ऑन अप टिल आर सेलेक्ट किया, तो ये हो जाएगा। नंबर 4, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। यहाँ तक तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ तक तो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, बस उसी को काइंड ऑफ डिफरेंट केसेस बना रहे हैं। फॉर्मूले तो वही हैं एनसीआर वाले जो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट, सो दैट इज नथिंग बट, इसी में इसमें तो बोला था एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट वन बोलने का मतलब क्या है कि आर का वैल्यू हमने वन ले लिया, तो ये NC1 से चालू हो जाएगा। NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन अप टिल NCN, ठीक है। तो ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हो गए, केवल पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है NC0 उसको छोड़ के। तो दिस इज इक्वल्स टू, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2n होता है, माइनस NC0 का सम कितना हो गया, 1। तो आंसर ये हो गया कि अगर हमें कम से कम एक सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज ये हो जाएगा 2n-1। अब देखो, इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने का एक दूसरा ऑल्टरनेट तरीका क्या है कि व्हाट आई विल से कि मैंने दो बॉक्स रख दिए, एक हो गया सिलेक्शन और एक हो गया रिजेक्शन। अब मेरे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसने क्या बोला कम से कम एक सेलेक्ट होना चाहिए। तो मैंने पहला ऑब्जेक्ट उठाया, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको यहाँ रख दिया या यहाँ रख दिया। सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है ऑफ कोर्स। तो पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के दो तरीके हो गए, या तो उसको सेलेक्ट किया या उसको सेलेक्ट नहीं किया। फिर ऐसे दूसरी ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करने के दो तरीके हो गए, तीसरी को भी सेलेक्ट करने के दो तरीके। तो 2 × 2 × 2 ऐसे n टाइम्स तक कितना हो जाएगा, 2n। इस 2n में एक तरीका वो होगा जब सारे के सारे रिजेक्ट हो गए, मतलब रिजेक्शन वाले बॉक्स में चले गए। तो कम से कम एक तो सेलेक्ट करना ही है, तो वो एक अनफेवरेबल केस हटा दिया, वो ये हटा दिया, और इसलिए आंसर कितना हो गया, 2n-1। दिस वॉज 4th पॉइंट। फिर ऐसे ही 5th पॉइंट क्या होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स from n
इस बार लिख लेते हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो दैट विल बी 1। ये भी हम पहले कर चुके हैं कि अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं तो उसमें से क्वेश्चन ही नहीं उठेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट उठाया, ठीक है, सारे एक जैसे हैं। तो अगर आर ऑब्जेक्ट उठाया तो एक ही तरीका है। ऑफ कोर्स जो आर है वो लेस देन और इक्वल्स टू एन होना चाहिए। अगर हम बोलें कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 10 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से 10 उठा ही नहीं सकते, तब आंसर 0 हो जाएगा। तो इट इज़ अंडरस्टूड कि आर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू एन, तभी ये चलेगा। 6th, number of ways of selecting at least r objects from n identical objects। तो देखो यहाँ पे तो क्या था, कम से कम आर ऑब्जेक्ट में हमने बोला कि या तो आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया या r+1 या r+2 या r+3 या फिर n सेलेक्ट किया। अब n में से अगर r को सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा NCR। n में से अगर r+1 को सेलेक्ट करना है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से अगर r+1 को सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा NCR+1 एंड सो ऑन, इसलिए ये फॉर्मूला है। बट अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं जैसा हमारा इस केस में, तो अगर एग्जैक्टली r सेलेक्ट किया एक तरीका, यहाँ पे लिखा हो एक तरीका, अगर हमने r+1 सेलेक्ट किया तो भी एक तरीका। तो इसलिए जो आंसर आएगा वो आएगा 1+1+1 लास्ट में 1। दिस इज फॉर, मतलब एग्जैक्टली r, ये फिर हो गया एग्जैक्टली r+1, ये हो गया एग्जैक्टली n, ठीक है। तो टोटल अगर हम 1 से लेके n तक गिनती गिने तो n काउंट होगा, ठीक है। और अगर हमें केवल r से n तक ही गिनना है तो मतलब पहले r-1 नहीं गिना, तो इसलिए r-1, तो मतलब ये हो जाएगा n-r+1। मतलब 1 1 1 1 इतनी बार लिखा हुआ है, ऐसे भी बोल सकते हैं। So this is number of ways of selecting at least r objects from n identical objects. Number of ways of selecting at least one object from n identical objects will be equals to, will be n identical objects will be equals to n। 1 1 1 1 टोटल n टाइम्स आ जाएगा, इसलिए आंसर विल बी n। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। लेट 4 boxes are given। In box 1 say B1 there are 10 identical apples। In box 2 say B2 there are 10 identical oranges। In box 3 say B3 there are, इस नंबर को चेंज करते हैं, 8 करते हैं। पहले वाले मान लिया 10 एप्पल्स हैं, 8 आइडेंटिकल ऑरेंजेस हैं, और बॉक्स 3 में मान लिया देयर आर
7 different different क्या बोले candies and in box 4 there are 4 different ice creams. Then find total number of ways of selecting. First part, at least one object from 4 boxes. ठीक है, मतलब हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं और बॉक्स 1 में वी आर हैविंग 10 आइडेंटिकल एप्पल्स और बॉक्स 2 में दे आर 8 आइडेंटिकल ऑरेंजेस. बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4. बॉक्स 3 में 7 डिफरेंट कैंडीज एंड बॉक्स 4 में क्या है 4 डिफरेंट आइसक्रीम्स. ठीक है, तो देखो पहले बॉक्स में अगर आइडेंटिकल एप्पल्स हैं और मैंने 2 एप्पल उठाया फॉर एग्जांपल, तो नंबर ऑफ तरीका कितना आएगा 8. कोई भी 2 एप्पल उठा लो बिकॉज एवरीथिंग इज आइडेंटिकल. तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कौन से 2 एप्पल्स उठाए. ठीक है, तो नंबर ऑफ तरीका विल बी 2. बट अगर मैंने बॉक्स 3 में से 2 कैंडीज़ उठाया तो उसमें तो 7 कैंडीज़ डिफरेंट है, तो फिर वहाँ से 2 कैंडीज़ उठाने का नंबर ऑफ तरीका कितना हो जाएगा 7C2. 7 कैंडीज़ है, हाँ 7C2, क्योंकि उसमें ये मैटर करेगा कि कौन कौन सा कैंडीज़ उठाया गया है. तो सिलेक्शन में ये डिफरेंस आ जाएगा. तो अभी तो इसने क्या बोला है कि चारों बॉक्सेस से मिलके कम से कम एक ऑब्जेक्ट उठाना है. ठीक है, पहले बॉक्स से उठाना जरूरी नहीं है, चारों से मिलके कम से कम एक आना चाहिए. तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, पहले से हमने सेलेक्ट किया एंड दूसरे से सेलेक्ट किया एंड तीसरे से सेलेक्ट किया एंड फोर्थ से सेलेक्ट किया. और सेलेक्ट करने में पहले से हम जीरो से भी सेलेक्ट कर सकते हैं. मतलब अगर किसी के दिमाग में आएंगे एंड क्यों बोल रहे हैं, पहले से सेलेक्ट करना जरूरी थोड़ा है, तो अगर पहले से हमने सेलेक्ट नहीं किया तो उसको हम जीरो सिलेक्शन बोल देंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखाया था ये वाला 2n-1. तो अगर एक बॉक्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, वहाँ से अगर मैंने कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो ये बेसिकली NC1 NC2 NC3 ये NC1 से स्टार्ट होगा, इसलिए ये 1 सब्ट्रैक्ट किया है. बट अगर मान लिया पहले वाले से हम कितने भी ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं, 0 इज़ ऑल्सो अलाउड, तो फिर NC0 भी आ जाएगा. तो उसका मतलब कि फिर केवल 2n हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन में अगर पहले वाले मतलब इसकी बात करते हैं डिफरेंट, तो यहाँ पे अगर यहाँ से मेरे को कैंडी सेलेक्ट करना है इंक्लूडिंग 0, तो आंसर आ जाएगा 2^7. यहाँ पे अगर मेरे को एप्पल सेलेक्ट करना है तो कौन सा एप्पल आएगा, ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा. क्वेश्चन क्या आएगा कि कितने एप्पल्स आए. अगर वो मान लिया सब आइडेंटिकल हैं तो कितने एप्पल्स आए, तो कितना ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 11 क्यों, क्योंकि 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है. हम ऐसे ही बोलते हैं 0 सेलेक्ट करने का एक तरीका, 1 सेलेक्ट करने का एक तरीका, 2 सेलेक्ट करने का एक तरीका, तो 1 + 1 + 1 ऐसे 0 से लेकर 10 तक के लिए 11 बार आ जाएगा. ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर बराबर पहले बॉक्स से अगर हमने आइटम सेलेक्ट किया तो नंबर ऑफ तरीका कितना आ जाएगा 11 इंक्लूडिंग 0. दूसरे बॉक्स से 9.
क्योंकि ये आइडेंटिकल है। तीसरे बॉक्स से 2⁻7, फोर्थ बॉक्स से 2⁻4। ठीक है, बट इस पूरे के अंदर एक केस वो आ गया जब चारों ही बॉक्स से हमने कुछ भी नहीं उठाया, वो एक केस हमने घटा दिया, हैंस दिस। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल में n+1 ऑप्शंस हो गए, क्योंकि 0 से लेके n तक कितना ही उठा सकते हैं। n का वैल्यू 10 है, इसलिए 11 हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू 99 इंटू 2⁻11 - 1, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट का, एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस आ गया पहले वाले में और इसमें? पहले वाले में तो उसने बोला कि टोटल मिला के कम से कम एक आ जाना चाहिए, इसमें उसने क्या बोला कि हर बॉक्स से एक आना चाहिए, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, अब पहले बॉक्स से हम सेलेक्ट तो कितना ही कर सकते हैं, बस कम से कम एक करना है। तो पहले बॉक्स से कितने नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं? 1 से लेकर 10 तक। तो इस बार 10 ऑप्शन हो गया, मतलब 0 वाला ऑप्शन हट गया, 0 वाला ऑप्शन हट गया, तो ये 11 का 10 हो गया, ये 9 का 8 हो जाएगा, ये 2⁻7 का 2⁻7 - 1 ऐसे हो जाएगा, और लास्ट वाले बॉक्स में 2⁻4 - 1 ऐसे हो जाएगा। और इससे क्या हो गया कि हर बॉक्स से कम एक एक ऑब्जेक्ट उठ के आए, तो इसमें पूरे में से अब मेरे को एक घटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 4 सेलेक्ट हो ही चुका है। तो बस दिस इज द आंसर। तो दिस इज 80 टाइम्स 2⁻7 - 1 इंटू 2⁻4 - 1, यही आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट, एट लीस्ट 2 फ्रॉम बॉक्स 1 एंड एट लीस्ट 3 फ्रॉम बॉक्स 3। solution, required number of ways will be equals to, बॉक्स 1 से कितना उठाना है? कम से कम 2, तो पहले वाले बॉक्स से कम 2 उठाना है। कम से कम 2 उठाना है, तो या तो कम से कम को एग्जैक्टली में कन्वर्ट किया, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, ऐसे एग्जैक्टली 10 तक। तो एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या है? 10c2 प्लस 10c3 प्लस एंड सो ऑन अप टिल 10c10 तक। ये हो गया पहला बॉक्स। दूसरे बॉक्स पे कोई कंडीशन ही नहीं रखा, तो दूसरे बॉक्स से तो 0 भी उठा सकते हैं, तो इसलिए हो गया 2⁸8। सॉरी, आइडेंटिकल बोला है, दूसरे बॉक्स में आइडेंटिकल है, तो इसलिए कितना हो गया? 9। बॉक्स 3 से उसने फिर क्या बोला है? अच्छा, हमने ये भी गड़बड़ कर दिया ना, 10, 8, ये तो सही क्या है, मतलब थर्ड एंड फोर्थ में डिफरेंट है, पहले और दूसरे में आइडेंटिकल है। हाँ, दोबारा, पहले में आइडेंटिकल है और कम से कम कितना उठाना है? 2। तो 2 उठाने का एक तरीका, 3 उठाने का एक तरीका, 4 उठाने का एक तरीका, ऐसे 1 1 1 1 10 तक। तो 2 और 10, 2 से लेके 10 तक के करस्पॉन्डिंग टोटल कितने नंबर्स आ जाएंगे? 9। मतलब तुम यहाँ देखो, 10 में 1 से 10 तक इंक्लूडेड था, इसमें कम से कम 2 उठाने, तो 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो एक केस कम कर दिया, तो इसलिए 9 हो गया। और अगले वाले में आइडेंटिकल ऑरेंजेस हैं, तो उसमें भी 9 हो गया, क्योंकि उसमें 0 भी उठा सकते हैं। बॉक्स 3 में उसने क्या बोला है? कम से कम 3 उठाना है, एटलीस्ट 3 उठाना है, इसमें डिफरेंट है। तो ये 7c3 से चालू होगा, 7c3 और 7c4 और 7c5, 7c6 और 7c7, ये हो गया। लास्ट वाले में फिर 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और 0 इज़ ऑल्सो वैलिड, तो 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए कितना हो जाएगा? 2⁴। बस यही आंसर हो गया।
दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. Fourth, selecting equal number of objects from first two boxes and at least one from at least one. ठीक है. B1 में क्या था 10 आइडेंटिकल, B2 में क्या था B3 एंड B4. इसमें 7 डिफरेंट था, इसमें 4 डिफरेंट था, इसमें 8 आइडेंटिकल था. 4 डिफरेंट, 7, 10, 8. तो इस बार इसने क्या कर दिया कि पहले रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल्स टू, पहले 2 बॉक्सेस से उसने क्या बोला कि इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स उठाने. तो अगर पहले से 1 उठाया है तो दूसरे से भी 1 उठाना पड़ेगा. और एटलीस्ट 1 का मतलब क्या कि 0 0 को नहीं काउंट करना है, कम से कम एक एक तो उठाना है. तो अगर पहले 2 बॉक्स से मैंने एक एक ऑब्जेक्ट उठाया, कितना तरीका हो जाएगा? 1, क्योंकि आइडेंटिकल है. यहाँ से एक उठा लिया, यहाँ से एक उठा लिया. फिर अगर मैंने पहले दोनों बॉक्सेस से 2 2 उठाए, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, तो बिकॉज आइडेंटिकल है तो उसको उठाने का भी एक ही तरीका है. तो 2 2 उठाने का भी एक ही तरीका है, 3 3 उठाने का भी एक तरीका है. और मैक्सिमम कितना उठा सकते हैं? 8 8 8. तो पहले दोनों बॉक्सेस से मिला के उठाने के टोटल कितने तरीके हो गए? 8. ठीक है. इनटू फिर बॉक्स 3 पे तो कोई कंडीशन है ही नहीं, तो वो तो हो जाएगा 2⁻7 और ये हो जाएगा 2⁻4. बस यही आंसर. दिस विल बी द आंसर. 8 × 2⁻7 × 2⁻4. ये भी बेसिकली 2 क्यूब हो जाएगा. अच्छा, 8 का मतलब क्या है? 1 and 1 और 2 and 2 और ऐसे 8 and 8 फ्रॉम B1 and B2. और नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 1 1. ऐसे करते करते यहाँ से भी 1, तो इसलिए टोटल 8 वेज ऐसे आए, ऐसे कैलकुलेट हुआ है. Fifth part, selecting more number of objects from B4 than from B3. Solution, required number of ways equals to, मतलब इसने क्या बोला कि B4 से हमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है B3 के कंपैरिजन में. ठीक है. तो B1 और B2 को तो कोई लेना देना है ही नहीं. पहले बैग से कितना भी सिलेक्ट कर लो, 0 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कितना तरीका हो गया? 11. दूसरे बैग से कितना हो गया? 9. और तीसरे एंड फोर्थ में जो सिलेक्शन है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, एक साथ मिला हुआ है, तो उसके लिए एक साथ ही लिखेंगे. ये जैसे यहाँ पे ये जो 8 था, ये पहले दोनों में इंडिपेंडेंट नहीं था, तो इसलिए ये जो 8 लिखा है, दिस विल टेक केयर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 साइमल्टेनियसली, तो एक साथ लिखा गया. ऐसे ही इस बार B3 और B4 का आंसर एक साथ लिखा जाएगा. तो वो कैसे लिखेंगे? अगर इससे मैंने 0 सेलेक्ट किया तो B4 से हम कितना सेलेक्ट कर सकते हैं?
एक मिनट, अगर क्या है, सेलेक्टिंग मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम B4 देन फ्रॉम B3, इससे जितना भी सेलेक्ट करें उससे ज़्यादा सेलेक्ट यहाँ से करना है। तो देखो अब हम ऐसे देखें, यहाँ से 0, यहाँ से 1 से लेके 4 तक कुछ भी, अगर यहाँ से 1 लिया है तो यहाँ 2 से लेके 4 तक कुछ भी, यहाँ से अगर 2 लिया है यहाँ 3 और 4 कुछ भी, यहाँ अगर 4 लिया, यहाँ पे अगर 3 लिया है तो यहाँ 4। तो पहले वाले से अगर हमने 0 लिया है 7C0, तो दूसरे वाले बॉक्स से कितना सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 से लेके 4 तक कुछ भी, तो 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। या फिर इससे अगर हमने एक ऑब्जेक्ट उठाया 7C1, तो इसमें 2 से 4 तक कुछ भी, 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। या फिर अगर 2 उठाया इस बॉक्स से, तो इससे 3 या 4, तो 4C3 प्लस 4C4। अगर इससे 3 उठाया 7C3, तो फिर इससे 4, 4C4। बस ये हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज डिवाइजर्स। और सीधा एक क्वेश्चन करते हैं, लेट n इज इक्वल्स टू 2 raised to power 5, 3 raised to power 10, 5 raised to power 5 raised to power 3 and 7 raised to power 4 is a given number, then find first part, number of divisors of n। सॉल्यूशन। डिवाइजर का मतलब क्या है कि जो नंबर इसको डिवाइड करे। अब जो भी नंबर इसको डिवाइड कर रहा है उसमें 2, 3, 5, 7 ये 4 प्राइम ही आ सकते हैं, इनसे फालतू कुछ नहीं आ सकता। कम तो आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, 2 जो आ रहा है उसकी पावर मैक्सिमम 5 तक ही जा सकती है। ऐसे ही जो 3 आ रहा है उसकी मैक्सिमम पावर 10 तक ही जा सकती है, तभी वो नंबर इस नंबर को डिवाइड करेगा। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि मान लिया हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 2, 2, 2, 2, 2 5 बार पढ़ें, और फिर 3, 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 ये 10 बार हो गया, 5, 5, 5 और 7, 7, 7, 7। मतलब ये 4 बॉक्सेस हैं, इसके अंदर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ठीक है, 2, 2, 2, 2 पढ़ा है 5 बार, ये 10 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। 4 बॉक्सेस हैं, चारों के अंदर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब 2 बॉक्सेस के बीच में तो डिफरेंट है, बट एक बॉक्स के अंदर जितनी ऑब्जेक्ट है वो सब आइडेंटिकल है। तो अगर मैंने यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट किया, मान लिया मैंने 2, 2 उठा लिया, 1, 3 उठा लिया और 1, 5 उठा लिया, और यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, तो दिस इज़ 1 सेलेक्शन। This one selection will give you 1 divisor of n। तो उसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आ जाएंगे n के, जितने भी तरीके से हम इन बॉक्सेस से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड 0 सिलेक्शन इज ऑल्सो वैलिड। हमने किसी भी बॉक्स से कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया वो भी चलेगा, मतलब 1 इज ऑल्सो ए डिवाइजर। तो इसीलिए required number of divisors equals to number of ways of selecting
objects from 4 boxes as shown, ये ठीक है, and 0 selection is also valid. 0 selection is also valid. So that will be equals to, पहले बॉक्स से जिसमें 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, सिलेक्शन हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 6 तरीके से, ठीक है। या तो 0 2 उठाया, या एक बार 2 उठाया, या 2 2 उठाए, या 3 2 उठाए, एंड सो ऑन। इनटू दूसरे बॉक्स से कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं? 11 तरीके से। फिर तीसरे बॉक्स से कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं? 4। और फोर्थ बॉक्स से कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं? 5। तो जितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं टोटल चारों बॉक्सेस से मिला के, उतने ही डिवाइजर्स आ जाएंगे। तो बस नंबर ऑफ डिवाइजर्स इतने हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ प्रॉपर divisors, that is excluding n itself, ठीक है। तो देखो पहला चीज़ तो यह है कि कुछ बुक्स में यू विल फाइंड कि वो प्रॉपर डिवाइज़र में 1 और n दोनों हटाएंगे, कुछ बुक्स में यू विल फाइंड कि वो केवल n हटाएंगे। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर IIT JEE में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दे विल डिफाइन कि उनके प्रॉपर का मतलब क्या है, क्या बोलना चाहते हैं, कि 1 और n दोनों हटाना है या n हटाना है। अभी तो हम जो पैरेलल है वो वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड, जैसे बोलते हैं सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में 5 तो काउंट होता है, बट उसमें पूरा सेट खुद काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स इक्वल्स टू, टोटल में से बस एक ही तो कम हुआ, इसने तो बोला कि n को हटा दो, तो वो एक n हमने हटा दिया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ठीक है। सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सम बराबर, मतलब यहाँ पे तो उसने बोला कि गिन के बताओ कितने डिवाइज़र बन जाएंगे, ठीक है। तो कितने डिवाइज़र का मतलब क्या है कि एक डिवाइज़र 1 है, एक डिवाइज़र 2 है, एक 2 × 3 भी है, फिर 2² × 3³ × 5 ये भी एक डिवाइज़र है। तो इस वाले पार्ट में तो हमने ऐसे गिना 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिने के टोटल कितने डिवाइज़र्स हैं, वो तो इतने डिवाइज़र्स हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अगर मैंने इन सब डिवाइज़र्स को जोड़ा, ये ठीक है, जितने भी बन जाए, तो फिर टोटल सम क्या आएगा वो बताना है। तो देखो इसका तरीका कितना है, आसान है। मतलब फर्स्ट वाले बॉक्स में 2 2 2 2 कितनी बार लिखा है? 5। तो हमने क्या किया, 2⁻0 से 2³ 2⁴ प्लस 2⁵ तक ऐसे लिख लिया, इनटू फिर दूसरे में 1 + 3 प्लस से लेके 3⁻10 तक, फिर तीसरे में 1 + 5 + 5² प्लस 5³ फोर्थ में 1 + 7 + 7² प्लस 7³ प्लस 7⁴। ये आंसर हो गया, ये ठीक है। ये हमारे टोटल डिवाइजर्स का सम हो गया। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो डिवाइजर सारे बन के अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे अगर हम इसको ओपन करें तो इसका हर टर्म इसके टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो प्रोडक्ट फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर वो इससे मल्टीप्लाई होगा हर टर्म से। जैसे एक टर्म मान लिया मैंने यहाँ से 2⁴ लिया, फिर यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 5 लिया, यहाँ से 7 लिया, तो 2⁴ इंटू दूसरे ब्रैकेट से मान लिया 1 लिया, फिर 5 लिया, फिर 7 लिया। ये एक टर्म आएगा अगर मैंने इसको एक्सपेंड किया। फिर एक टर्म ये भी आ जाएगा कि मैंने यहाँ से 2⁵ लिया, बाकी सबसे 1 1 1 ले लिया। और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इन टर्म्स के बीच में प्लस 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 होगा। दैट मीन्स
सारे पॉसिबल डिवाइजर्स बन के अपने आप जुड़ जाएंगे। मतलब इसको ओपन करो तो देयर विल बी मतलब मैनी टर्म्स एंड ईच टर्म विल बी वन लेजिटिमेट डिवाइज़र, और वो बन के अपने आप जुड़ भी जाए, क्योंकि दो डिवाइजर्स जो बनेंगे उनके बीच में प्लस का साइन है। तो इसमें अल्टीमेटली क्या होगा, जितने भी डिवाइज़र होंगे सब बन के अपने आप ऐड हो जाएगा। तो इसलिए यही आंसर हो गया। अब चाहो तो इस जीपी को ऐड कर सकते हो। तो पहले वाले में 6 टर्म है, तो 2⁻6 - 1/2 - 1, फिर 3⁻11 - 1/3 - 1, 5⁻4 - 1/5 - 1, 7⁻5 - 1/, बस यही आंसर हो गया। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में सम ऑल प्रॉपर डिवाइजर्स, तो वो आंसर क्या आ जाएगा कि रिक्वायर्ड सम बराबर 1 + 2 + एंड सो ऑन 2⁵, 1 + 3 + एंड सो ऑन 3⁻10 इंटू 1 + 5 + 5² + 5³ इंटू 1 + 7 + 7 एंड डॉट डॉट 4 तक। हाँ, देखो अंतर क्या है, मेरे को ये समझना चाहिए कहाँ पे 1 घटाना है, कहाँ पे नंबर घटाना है। यहाँ पे तो हम क्या काउंट कर रहे थे, ऐसे काउंट कर रहे थे कि 1 2 3 4 ऐसे कितने टर्म्स हैं, तो इन्हीं टर्म्स में एक जगह एन भी लिखा होगा। तो अगर मेरे को प्रॉपर चाहिए था, मतलब एन नहीं चाहिए, तो उसको मैंने 1 छोड़ दिया, इसलिए 1 घटाया। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, इन सब का सम चाहिए। तो अगर मेरे को प्रॉपर डिवाइजर का सम चाहिए तो ये एन नहीं चाहिए। तो इस बार अगर सम निकाल रहे हैं तो मेरे को पूरे में से एन घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर तो एन भी बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ से 2⁵5 लिया, 3⁻10 लिया, 5³ लिया एंड 7⁻4 लिया, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो एन बनेगा। और प्रॉपर डिवाइज़र के लिए मेरे को एन को नहीं लेना है, तो इसलिए वो जो एन बना उसको घटा दिया, हट गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट, नंबर ऑफ डिवाइजर्स which are multiple of 80. Solution, required number of divisors बराबर 18 का मतलब क्या है, 2 × 9। तो 2 × 9 का मतलब क्या है कि हमें 1 2 तो चाहिए ही चाहिए उसके अंदर। मतलब जो भी डिवाइज़र है, जैसे ये वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि 18 का मल्टीपल ही नहीं है। ये चल जाएगा क्योंकि इसमें 9 आ गया और एक 2 आ गया। उसका मतलब है कि जो भी हम डिवाइज़र बना रहे हैं उसमें कम से कम एक 2 आना चाहिए और कम से कम 2 3 आने चाहिए। डिवाइज़र बनाने का मतलब हमने इफेक्टिवली क्या निकाला कि इन 4 बॉक्सेस में से हमें कुछ सेलेक्ट करना है। तो अगर मेरे को मतलब 2 2 2 2 2 और 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है, और फिर क्या था 5 5 5 एंड देन वी वर हैविंग 7 7 7 7। ठीक है, डिवाइज़र बनाने का मतलब क्या कि इन चारों बॉक्सेस से मिला के कुछ सेलेक्ट करना है। अगर मेरे को 18 का मल्टीपल चाहिए तो उसका मतलब क्या है, कंडीशन क्या हो जाएगा, 18 का मल्टीपल बनने का मतलब क्या है कि 2 × 9 तो होना ही चाहिए उसके अंदर। मतलब 1 2 कम से कम होना चाहिए और 2 3 होने चाहिए। तो पहले बॉक्स से कम एक ऑब्जेक्ट तो आना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। दूसरे बॉक्स से कम 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो पहले बॉक्स में अगर 5 है और मेरे को कम से कम एक सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। दूसरे बॉक्स में 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और मेरे को कम से कम 2 उठाना है। तो अगर कम से कम एक उठाना होता तो 10 तरीके होते, 2 उठाने तो एक कम तरीका हो जाएगा, 9 तरीके। तीसरे से सेलेक्ट करने का 4 तरीके,
चौथे से सेलेक्ट करने का, फोर्थ बॉक्स से सेलेक्ट करने का 5 तरीके। मैं या तो 0 सेलेक्ट किया, 1 2 3 4 ऐसे करके 5 आगे, बस यही आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट, नंबर ऑफ डिवाइजर्स which are perfect square. Solution, required number of divisors बराबर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये पहले वाला चलेगा, हाँ, ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। अगर मान लिया एक इसमें होता है 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये चलेगा, हाँ। अगर एक होता 2 स्क्वायर 3⁸ इंटू 5 स्क्वायर, ये चलेगा, हाँ, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 2 3⁴ इंटू 5 का होल स्क्वायर है। इतने से हमें समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर बोलने का मतलब क्या है कि जो इवन, जो भी पावर है वो इवन होनी चाहिए। मतलब 2 3 5 और 7 पे जो पावर है वो इवन होनी चाहिए। दैट इज़ इक्वलेंट ऑफ सेइंग कि हमें हर बॉक्स से इवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करना है। सही है। तो इवन का मतलब क्या है कि 0 सेलेक्ट किया तो भी चलेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग इवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच बॉक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू, पहले वाले में 5 है, ठीक है, तो 5 में 0 2 4 ये 3 ऑप्शन हो गए। तो पहले से 5, पहले वाले बॉक्स से 2 मतलब नंबर ऑफ टूज हम कितने सेलेक्ट कर सकते हैं? 0 बार 2 उठाया, या 2 बार 2 उठाया, या 4 बार 2 उठाया, तो 3 ऑप्शन है। उससे अगले में 3 3 3 3 कितना है? 10 बार है। 10 बार है तो 6 बार उठा सकते हैं। मतलब 0 से लेके 10 तक इवन नंबर गिनो, 0 2 4 6 8 10, ठीक है। अगले वाले में 3 है तो 0 और 2। उससे अगले वाले में कितना है? 4 है तो 0 2 4 तो 3। इतना ही आंसर आ गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। फिर 7th पार्ट, नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 parts. Solution, required answer is equals to, अब तुम इसको ऐसे देखो कि जो हमारा नंबर है वो ऐसे है 2⁵, 3⁻10, 5³ इंटू 7⁴। अगर उसने क्या बोला कि कितने तरीके से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक तरीका तो ये हो गया कि हमने यहाँ पे 2 ले दिया और यहाँ पे 2⁴, 3⁻10, 5³ 7⁴, एक तरीका ये हो गया। या हमने 2⁴, 3⁻10, 5 इधर ले लिया तो 5 स्क्वायर इंटू 7⁴ इधर हो गया, या 7 इधर ले लिया तो 2⁵, 3⁻10, 5⁵ एंड 7³ इधर हो गया। तो एक तरीका ये हो गया, 2 तरीका ये हो गया, 3 तरीका ये हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे मेरे को गिनना है
तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि देखो यहाँ जो लिखा जा रहा है दैट इज़ नथिंग बट डिवाइज़र। 2 भी एक डिवाइज़र है, ये भी एक डिवाइज़र है, 7 भी एक डिवाइज़र है। तो जितने तरीके से हम यहाँ डिवाइज़र लिख सकते हैं उतने ही तरीके से यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम तो ये बोल सकते हैं कि जो हमने डिवाइज़र इधर निकाल दिया वो तो इधर आ गया, जो बच गया वो अपने आप इधर आ गया, तो अपने आप 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। या हम बोल सकते हैं कि नंबर में से अगर मैंने डिवाइज़र निकाल दिया तो दूसरा पार्ट वहाँ बच गया जो रह गया, और एक मेरे हाथ में, तो 2 पार्ट ऐसे हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ डिवाइज़र ही हो जाएंगे। बस एक छोटा सा दिक्कत क्या है कि जैसे यहाँ जब हम डिवाइज़र गिनना चालू करेंगे तो यहाँ एक बार ऐसे बनना है, एक बार ऐसे भी बनेगा कि 5 स्क्वायर 7 इधर आ गया, 2 5 3 10 और 5 इधर आ गया। तो ये जो केस है, क्योंकि डिवाइज़र तो ये भी है और ये भी है, तो अगर हम डिवाइज़र काउंट करेंगे तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। बट इसमें क्या है, ये भी सेम तरीके से ब्रेक हो रहा है n 2 पार्ट में, क्योंकि n में तो ऐसा कुछ नहीं कि ये पहला पार्ट है ये दूसरा पार्ट है, हमें तो 2 पार्ट में ब्रेक करना है बस, और ये भी वही डिवीज़न है। तो ये दोनों इफ़ेक्टिवली एक ही वैलिड केस है। तो कुछ भी नहीं, नंबर ऑफ़ डिवाइज़र वाला जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ़ डिवाइज़र वाला ये फॉर्मूला 6 11 4 5, बस 6 11 4 5 इसको बाई 2 कर दिया, इसको बाई 2 कर दिया। क्यों? क्योंकि हर डिवाइज़र अगर ऐसे बनेगा तो वैसे भी बनेगा। ठीक है, फिर ये हो गया 7th पार्ट, 8th पार्ट, नंबर ऑफ ways in which n can be n can be divided into 2 पार्ट्स। ठीक है, वही क्वेश्चन है, यहाँ पे n को डिवाइड करते हैं, हाँ 10 टाइम्स n को डिवाइड करें। टू पार्ट्स। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो सॉल्यूशन 10n में क्या हो जाएगा, 1 2 और 1 5 बढ़ गया, तो 2 पहले से कितना था 5, 1 2 बढ़ा दिया तो 2⁻6, 3⁻10, 1 5 बढ़ गया, पहले 3 था तो अब हो गया 4 इंटू 7⁻4, ये हो गया। तो रिक्वायर्ड आंसर बराबर, यहाँ पे हमने क्या बोला था कि n को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हमने नंबर ऑफ़ डिवाइज़र्स काउंट किए, उसको 2 से डिवाइड किया। नंबर ऑफ़ डिवाइज़र्स में क्या आएगा कि जितने भी 2 अवेलेबल हैं, जैसे 2⁻5, तो यहाँ से उठाने के 6 तरीके हो जाएंगे, एक ज़्यादा। तो जैसे ये पावर 5 10 3 4 हैं, तो एक एक ज़्यादा हो जाएगा, 5 से एक ज़्यादा, 10 से एक ज़्यादा, 3 से एक ज़्यादा, 4 से एक ज़्यादा। यहाँ पे पावर्स ये हो गया 6 10 4 4। तो सेम लॉजिक से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 11 5 5 होल डिवाइडेड बाई 2। 7 11 5 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर आ गया। अब ये आंसर लिखते ही मेरे को समझ में आएगा यार कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, और तुम्हें तो वैसे भी समझ में आना चाहिए कि हमने ये क्वेश्चन फिर दोबारा क्यों लिखा है, जब इस पे अगर चल गया था तो फिर ये दोबारा क्यों लिखाया। इसमें क्या गड़बड़ है, ये ऑड 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 है, तो ये तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंटीजर ही नहीं होगा। और हम तो ये बता रहे हैं कि इतने तरीके से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस बार क्या दिक्कत हुआ, मतलब ये आंसर क्यों नहीं चलेगा। ये आंसर इसलिए नहीं चलेगा कि पहला क्वेश्चन तो हमने 2 से डिवाइड क्यों किया। 2 से डिवाइड हमने इसलिए किया कि अगर कोई भी डिवीज़न ऐसे होगा
तो वो ऐसे भी आएगा, बट बिकॉज हमें अनऑर्डर्ड पार्ट्स चाहिए, मतलब जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले कौन है बाद में कौन है, दोनों बस दो पार्ट में तोड़ना है, कौन सा पार्ट पहले है कौन सा पार्ट दूसरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमें अनऑर्डर्ड पार्ट्स चाहिए तो फिर हमें इसलिए बाई टू किया क्योंकि ऐसे भी बनना है ऐसे भी बनना है। बट इस वाले केस में क्या होगा कि सारी पावर इवन है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ऑलरेडी। तो इस वाले केस में एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें आधा इधर होगा आधा इधर होगा। मतलब ये क्या था, 2⁻6, 3⁻10, 5⁻4 एंड 7⁻4। इसको अगर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट ऐसे बनेगा 3⁻5, 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 2 क्यूब 3⁻5, 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ये जो केस है ये एक ही बनेगा, ये ऐसे पलटेगा ही नहीं। तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बाई टू करने वाली लॉजिक थी वो सब जगह काम करेगा, सारे जितने भी पार्ट बनेंगे ना सब डबल 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 बन रहे होंगे। बस केवल एक वाले केस में क्या होगा, जो रूट एन और रूट एन, मतलब tan n की बात करें तो रूट tan n और रूट tan n, वो वाला जो पार्ट बनेगा वो एक ही बार बनेगा, वो दो बार नहीं बनेगा। अगर वो एक ही बार बनेगा, अगर वो एक ही बार बनेगा तो हमें उसको बाई टू करना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ +1 कर दिया। मतलब इसके अंदर एवरी केस इज काउंटेड ट्वाइस एक्सेप्ट जब इस नंबर का रूट रूट के दो पार्ट में डिवाइड हुआ वो एक ही बार काउंट हुआ, तो उसको हमने +1 एक बार और एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, क्योंकि वही दिक्कत कर रहा था, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं कर रहा, बाकी सब ऑलरेडी दो दो बार काउंट हो रहे हैं। तो हमने उसको एक बार और एक्स्ट्रा काउंट किया, फिर बाई टू कर दिया। ये ठीक है, तो बस अब एडजस्ट हो गया, यही आंसर हो गया। तो ये क्या है, मतलब इसमें नंबर 10n था, रूट 10n एंड रूट 10n इज काउंटेड वन मोर टाइम। ये इसलिए हमने एक बार एक्स्ट्रा काउंट कर लिया क्योंकि वो ओरिजिनल नंबर में यहाँ एक ही बार काउंट हो रहा है, इसलिए। ठीक है, एंड दिस वॉज 8th पार्ट। अब आ जाएगा 9th पार्ट। 9th पार्ट, नंबर ऑफ वेज in which n can be divided into two parts which are co-prime. Solution. मतलब इस बार उसने ऐसे बोला है, अब तो वापस n की बात कर रहे हैं, तो 2⁵, 3⁻10, 5 क्यूब इंटू 7⁴। उसने क्या बोला कि उसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि वो आपस में को प्राइम हो। को प्राइम होने का मतलब क्या है कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि अगर मान लिया 2 है तो 2 क्यूब और 2 स्क्वायर ऐसे ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना तो दिख रहा है 2 स्क्वायर कॉमन आ गया। तो अगर मेरे को क्या बोलते हैं को प्राइम चाहिए, तो इन दोनों के बीच में कोई भी प्राइम शेयर नहीं होना चाहिए। और कितने प्राइम है, 4। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, मान लिया अभी तो मैंने ऐसे किया कि फैक्टर 1 फैक्टर 2, तो हमने 2⁵5 उठाया और उसको दो तरीके से दे सकते हैं, या तो फैक्टर 1 को दे दिया या फैक्टर 2 को दे दिया। ठीक है, पूरे का पूरा, मतलब 2⁵5 को 2 एंड 2⁴ में ब्रेक नहीं करेंगे, पूरे का पूरा 2⁵5 एज ए ऑब्जेक्ट या तो इसको दे दिया या इसको दे दिया। तो इसको बांटने के कितने तरीके हो गए, 2, या तो इधर या तो इधर। फिर 3⁻10 हमने पूरा उठाया, वो या तो इसको दे दिया या इसको दे दिया।
उसको ही बांटने के कितने तरीके हो गए? 2। फिर 5 क्यूब को देने के 2 तरीके, 7⁴ को देने के 2 तरीके। तो इतने तरीके हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 4 बार क्यों आया? बिकॉज 4 प्राइम से, तो जितने प्राइम हैं उतने ही बार आएगा। पावर से कोई मतलब नहीं है इस वाले केस में। तो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 2। अब ये बाई 2 हमने क्यों बोला? क्योंकि देखो इस 2 का मतलब क्या है कि हमने 2 या तो इधर दिया या इधर दिया, मान लिया इधर दिया। फिर अगले 2 का मतलब क्या है कि हमने 3 जो है वो इधर दिया या इधर दिया, मान लिया इधर दिया। अगले 2 का मतलब क्या है कि 5 क्यूब या तो इधर दिया या इधर दिया, मान लिया इधर दिया। फिर अगले 2 का मतलब क्या है कि 7⁴ इधर दिया या इधर दिया, मान लिया इधर दिया। तो इसके अंदर दिस इज़ काउंटेड। ऐसा भी सकता है पहले वाले 2 केस में 2⁵ या तो इधर दिया या इधर दिया, मान लिया इधर दिया। फिर अगले वाले 2 में 2 ऑप्शन है कि 3 को इधर रखा या इधर रखा, तो मान लिया एक केस में इधर रखा। फिर अगले वाले 2 के हिसाब से 5 क्यूब को इधर रखा। फिर अगले वाले 2 के हिसाब से 7 को इधर या इधर रखा, तो इस बार मान लिया इधर रखा। तो ये केस और ये केस इसमें सेपरेटली काउंट हुआ है, ये अलग केस है, ये अलग केस है। बट हमारे लिए तो दोनों एक ही बात है, ऐसे बनेगा तो ऐसे भी बनेगा। हमें तो 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो इसलिए बाई 2 कर दिया। इसलिए जो आंसर कितना आएगा वो केवल 8 आएगा। ये हो गया इसका 9th पार्ट। 10th पार्ट, इफ DI इज ए डिवाइजर ऑफ n, then find sigma DI। DI सॉल्यूशन। इसमें क्या है, इसने क्या बोला है कि सारे डिवाइजर्स का सम बताओ। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो कि 2⁵, 3⁻10, 5 क्यूब इंटू 7⁴। इसका माने एक डिवाइज़र ये 2⁵, 3 इधर आ गया, और 3⁹9, 5 क्यूब 7⁴ मान लिया इधर आ गया। इसको मैंने मान लिया डिवाइज़र D1 बोल दिया, इसको डिवाइज़र D2 बोल दिया। तो अगर ये डिवाइज़र है तो ऑफकोर्स ये भी डिवाइज़र है। ठीक है, पहला चीज़, इन दोनों का प्रोडक्ट ये n के बराबर है, तो हम इस डिवाइज़र 2 को ऐसे बोल सकते हैं नंबर अपॉन डिवाइज़र 1। ऐसे ही डिवाइज़र 1 को क्या बोल सकते हैं? नंबर अपॉन डिवाइज़र 2। ये कहाँ से आ जाएगा? इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूँ तो ये बच जाएगा, और इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूँ तो ये बच जाएगा। अब ये जो सिग्मा चाहिए मेरे को, ये तो ऐसे लिखा है 1/D1 प्लस 1/D2 प्लस एंड सो ऑन 1/DM। मान लिया अगर टोटल m डिवाइजर्स बने टोटल, तो इसमें क्या है, D1 का रेसिप्रोकल भी इसके अंदर आएगा क्योंकि वो एक डिवाइज़र है, और D2 का रेसिप्रोकल भी इसके अंदर आएगा। अब अगर मैं इसको n से डिवाइड करूं और n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो n/D1 है वो तो बेसिकली बन जाएगा D2 प्लस n/D2 बन जाएगा D1, और ऐसा सारे डिवाइजर्स के साथ हो जाएगा। तो बेसिकली अंदर जो बचेगा दैट विल बी नथिंग बट सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। घूम फिर के सारी आ जाएंगे, ऐसी पेयर में इन्वर्ट होता रहेगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू 1/D1 प्लस 1/D2 एंड सो ऑन 1/DM। इसको हमने क्या किया, n से डिवाइड किया और n से मल्टीप्लाई किया, n/D2 एंड सो ऑन कैपिटल N/DM। लेट टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज m, इसीलिए dm तक गया है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/n एंड दिस विल बी D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस एंड सो ऑन अप टिल DM तक। ठीक है, मतलब ये D1 नहीं होगा, कुछ ऐसे होगा, यहाँ से D1 आ रहा है,
यहाँ से D2 आ रहा है, यहाँ से कुछ ये आ रहा है, तो मतलब शफल हो जाएगा, बट अल्टीमेटली सारे डिवाइजर्स आ जाएंगे। तो 1/n, ठीक है, इज़ नथिंग बट 1/n लिख लिया, मतलब 2⁵ इंटू 3⁻10 इंटू 5³ इंटू 7⁴, और सारे डिवाइज़र के सम के लिए 1 + 2 + 2⁵ तक, 1 + 3 + 3⁻10 तक, 1 + 5 + 5² + 5³ इंटू 1 + 7 + 7⁴ तक। ये सब का सम हो गया। ये तो हमने पहले ही किया था, सारे डिवाइज़र का सम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इस देखो क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने का ऑल्टरनेट तरीका ये भी है, ये ठीक है। रिक्वायर्ड सम बेसिकली हमें क्या चाहिए, मेरे को डिवाइज़र डिनोमिनेटर में चाहिए, ये ठीक है, 1/d, m डिवाइजर्स बोले थे तो ये चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 + ½ + 2² + 2³ + 2⁴ + 2⁵ इंटू 1 + 3 + 3² प्लस एंड सॉन 3⁻10। फिर अगले वाले में 1 + 1/5 + 1/5² + 1/5³ इंटू 1 + 1/7 1/7² 1/7³ 1/7⁴, ये भी आंसर है। इसमें डिनोमिनेटर में लेने से क्या हो गया, सारे ब्रैकेट्स में अगर मैं एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करूं, तो जैसे मान लिया यहाँ से मैंने मान लिया ये लिया, यहाँ से ये लिया, यहाँ से मान लिया 1 लिया, और यहाँ से मान लिया ये लिया, तो ऐसे करके क्या बन जाएगा, 1/2³ इंटू 3 इंटू 1 इंटू 7³। तो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है दिस इज़ ए लेजिट डिवाइज़र। तो ऐसे करके थिंक ऑफ एनी डिवाइज़र, वो बन जाएगा, प्लस उसका रेसिप्रोकल आएगा, तो यही वाला सम आ जाएगा। तो बस यही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को बोलने का ये भी एक तरीका हो गया। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज सर्कुलर परमुटेशंस। सर्कुलर परमुटेशन में पहले तो हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, number of ways of arranging n different objects around a circle is equals to n minus 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इफ इन 1 all places are numbered, तो फिर आंसर n फैक्टोरियल ही हो जाएगा।
थर्ड इफ इन वन clockwise and anti-clockwise cannot be distinguished, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 ये आ जाएगा। मतलब बेसिकली हमने क्या बोला, अगर मान लिया हमने बोला कि 5 लोग बैठे हैं, 5 लोगों को एक सर्कल के अराउंड बिठाना है, तो कितना आंसर आएगा, एक कम करो, 5 में से कम 4, उसका फैक्टोरियल लिया 4 फैक्टोरियल, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, क्यों ये आंसर क्यों हो गया, उसको तुम देखो, हम एक्सप्लेन ऐसे करते हैं उसको कि मान लिया गार्डन है और उसमें ऐसे चेयर्स पड़ी है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर ये चेयर्स ऐसे लीनियर पड़ा होता, मतलब एक ही लाइन में ऐसे रखा होता, तो ऑफ कोर्स इधर का कॉर्नर है और इधर ये दूसरा कॉर्नर हो गया। तो मान लिया जो 5 पर्सन है वो P1 P2 P3 P4 P5 ऐसे बैठे, या P5 P1 P2 P3 P4 ऐसे बैठे, दोनों अलग अलग परमुटेशन आएगा। बट अगर एक सर्कल के राउंड है और हमने ऐसे बोला कि यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, यहाँ P3 है, यहाँ P4 है और यहाँ P5 है, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि ठीक है, दूसरा मान लिया ये हो गया कि चलो ऐसे मान लेते हैं कि P1 जो है वो इधर आ गया, P2 यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया, मतलब एक एक हमने आगे खिसका दिया, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि P1 यहाँ है, P2 P3 P4 एंड P5 यहाँ पे। तो देखो अगर यहाँ पे P1 देखेगा अपने सामने के कौन कैसे बैठा हुआ है, तो उसको क्या अरेंजमेंट दिखाई देगा, उसके राइट में P2 है, लेफ्ट में P5 है और सामने फिर P3 P4 है। यहाँ पे अगर P1 बैठा होगा तो यहाँ पे भी वही अरेंजमेंट दिखाई देगा। इसको ऐसे कर ही लेते हैं। हाँ, मतलब इसमें अगर P1 यहाँ आ जाए, फिर P2 P3 P4 P5, तो ये दोनों अरेंजमेंट P1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक ही जैसा दिखाई देगा, क्योंकि उसको रिलेटिवली तो ऐसे ही दिखाई देगा जैसे पहले उसको दिखाई दे रहा था कि P2 उसके राइट में, P5 उसके लेफ्ट में और 3 4 आगे। तो अगर मैं इसके आगे एक एक और खिसका दूँ कि P1 यहाँ ले लें, P2 P3 P4 P5, तो ये भी सेम ही अरेंजमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ, इसको अगर मैं एक एक ऐसे करके घुमाता रहूँ तो P1 यहाँ से बैठ के चालू करें या फिर यहाँ बिठा के चालू करें, या यहाँ बिठा के, या यहाँ या यहाँ, वो जो 5 केसेस हैं पर्टिकुलर केसेस जिसमें हमने ऑर्डर सेम रखा है, वो पाँचों केसेस एक ही लेजिटिमेट केस है। तो इसलिए जो लीनियर परमुटेशन में 5 फैक्टोरियल होगा तो उसमें कोई भी ये जो ऑर्डर है वो इसमें 5 केसेस एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो टोटल 5 फैक्टोरियल केसेस हैं अपॉन 5, तो वो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, इसलिए एक कम आ गया, इसलिए ये n-1 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अभी तो हम पहले और तीसरे में देखते हैं क्या अंतर है। पहले और तीसरे में क्या अंतर है कि पहले वाले केस में आई कैन आइडेंटिफाई कि ये देखो क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। इस वाले केस में अगर आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि क्लॉकवाइज बोलूँ इसको या एंटी क्लॉकवाइज बोलूँ,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नेकलेस है और उसके अंदर मान लिया ये ABCD ये 4 उसके अंदर कुछ भी ज्वेल हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसको नेकलेस को लेके ऐसे पलट दिया तो A इधर आ जाएगा, ठीक है, B इधर आ जाएगा, D इधर आ जाएगा और C इधर आ जाएगा। मतलब नेकलेस को ऐसे पलट के देख लिया तो उसमें क्या होगा, इसमें देखो ABCD एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें ABCD क्लॉकवाइज है। तो अगर मेरे हाथ में नेकलेस है तो मैं इसको ऐसे देखूं या पलट के देखूं, एक बार मेरे को क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। उसका मतलब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एक ही चीज़ है, मतलब जो क्लॉकवाइज है उसी को पलट के एंटी क्लॉकवाइज बनाया जा सकता है। तो इसलिए इस वाले केस में एडिशनली बाई 2 और करेंगे। इसको मतलब हम ऐसे याद रख सकते हैं, अगर वो सर्कुलर परमुटेशन के बारे में बात करें कि इसमें एक सर्कल के अराउंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल के अराउंड कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो सीधा n-1 का फैक्टोरियल। अगर वो ऑब्जेक्ट्स मतलब वो जो अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, अगर वो फ्लिपेबल है, जिसको हम फ्लिप कर पाएँ, अगर उसको हम फ्लिप कर पाएँ तो फिर बाई 2 और हो जाएगा। अब जैसे 5 लोग बैठे हुए हैं मान लिया चेयर के ऊपर, उनको थोड़ा हम फ्लिप कर सकते हैं, तो उस वाले केस में तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज विल बी ट्रीटेड सेपरेटली, मतलब बाई 2 नहीं होगा। बट जो भी चीज़ जैसे नेकलेस हो गया, नेकलेस को हम पलट सकते हैं तो बाई 2 होगा। अब देखो हमें फिर क्वेश्चन में ये भी ट्विस्ट वो डाल सकते हैं कि मान लिया जो नेकलेस है वो मेरे हाथ में नहीं, वो हमने दीवार पे टांग दिया, ठीक है, दूर से ही देख रहे हैं उसको, मतलब जाके आई कैन नॉट फ्लिप, तो फिर उसमें फिर बाई 2 नहीं होगा वापस, क्योंकि फिर उसमें दीवार पे तो मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना, अलग अलग, ठीक है। सेकेंड वाले केस में बेसिकली क्या बोला गया है कि जैसे ये जो 5 चेयर्स हैं, ठीक है, अगर मैं इन पे चेयर नंबर डाल दूँ, मैं बोल दूँ कि ये चेयर 1 है, ये चेयर 2 है, चेयर 3 है, चेयर 4 है, चेयर 5 है, मतलब विच आई कैन आइडेंटिफाई, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये लीनियर परमुटेशन की तरह ट्रीट हो जाएगा, क्योंकि फिर चेयर 1 पे पर्सन 1 बैठा है या चेयर 2 पे पर्सन 1 बैठा है, दैट विल मैटर। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जैसे ये है, एक मान लिया हमने बड़ी चेयर रख दिया, बाकी छोटे छोटे स्टूल्स रख दिए, ठीक है, छोटी चेयर रख दिया ऐसे, तो ये मान लिया जो भी चेयरमैन है वो बैठेगा, यहाँ पे आम लोग बैठेंगे, तो इसमें तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब ये सारी सीट्स जो हैं वो एक जैसी नहीं हुई, वो सारी अलग अलग हो गई, तो इसमें तो फिर नॉर्मल लीनियर परमुटेशन लगेगा और वो एन फैक्टोरियल आएगा। ये जो केस है वो बेसिकली बहुत कम इसकी प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह का क्वेश्चन दें। अगर सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन आएगा तो n-1 फैक्टोरियल यूज़ हो रहा होगा या फिर n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। और हमने क्या बोला कि बाई 2 कब करेंगे, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम डिस्टिंग्विश कर पाए, जब उसको हम फ्लिप कर पाए, पलट पाएँ, तो फिर बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो अगर सर्कुलर परमुटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ, उसने बोला कि इन 10 डिफरेंट चीज़ों को सर्किल में अरेंज करने का कितना तरीका है, तो 10 में से एक कम किया 9 फैक्टोरियल। फिर हमने ये देखा कि उसको पलटना पॉसिबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो 9 फैक्टोरियल आंसर हो गया, अगर पलटना पॉसिबल है तो 9 फैक्टोरियल बाई 2 आंसर हो जाएगा, हाफ और कर दिया उसको, अंदर जाके हाफ नहीं किया है, बाहरी हाफ हो रहा है, ये हो गया, ठीक है। और 1-2 नोट हो गया, नोट 1, इफ 1 person is seated, then remaining seats will be all distinguishable, and for further arrangement we will use
लीनियर परमुटेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इनमें से हमने एक बंदे को फिक्स कर दिया तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारी जो पोजीशंस हैं वो यूनिक पोजीशंस हो गई, मतलब वो उसको डिस्टिंग्विश कर सकता है कि ये मेरे पास वाला है, ये उससे दूर वाला है। तो ये जो n-1 फैक्टोरियल आंसर आया, इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका ये भी है कि जैसे 5 लोग को बिठाना है, हमने एक बंदे को बिठा दिया, कोई भी बंदा, मान लिया P1 को बिठा दिया। अब पहले जो 5 सीट्स हैं वो एक जैसी है, वो कहीं पे भी जाके बैठ गया। ठीक है, अब वो बैठ गया एक तरीके से। अब उसके रिस्पेक्ट में सामने 4 सीट्स पड़ी हुई हैं, तो उन 4 सीट्स में वो चारों डिफरेंट सीट्स हैं, मतलब एक बंदा इधर बैठा है या इधर बैठा है, ये अलग अलग बात है। उन 4 जगह पे 4 लोगों को बिठाने, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस n-1 फैक्टोरियल के फॉर्मूले को। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, इन सर्कुलर permutation there will be n gaps between n placed objects। ठीक है, इसका मतलब तो ये है कि जैसे लीनियरली अगर मान लिया 4 ऑब्जेक्ट हैं तो 1 2 3 4 5 गैप बनता है। बट अगर मान लिया एक सर्किल के अराउंड ऐसे 4 ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो फिर 4 ही गैप बनेगा जितना ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4। इसको हम ऐसे बोलते हैं, इसको हमने घुमा के मिलाया तो पहला गैप और आखिरी गैप मर्ज हो गया, दोनों में एक ही गैप हुआ। तो सर्कुलर परमुटेशन में भी गैप मेथड वाले कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ पे हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितनी ऑब्जेक्ट्स हम रखेंगे उतने ही गैप्स बनेंगे। उससे मतलब लीनियर परमुटेशन की तरह नहीं है कि एक ज़्यादा बना दिया, वो एक ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, बस एक क्वेश्चन कर लिया। फाइंड हाउ मैनी different necklace we can form using 7 beads from given 20 different colored beads। सोल्यूशन मतलब 20 कलर्ड बीड्स हैं हमारे पास, ठीक है, मोती बोल दो, उनमें से हमें 7 सेलेक्ट करके फिर एक नेकलेस बनाना है। तो कितने डिफरेंट तरीके के नेकलेस बन जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन उठेगा कि 20 में से कौन से 7, तो 27 से हमने वो सेलेक्ट कर लिया। अब जो हमारे हाथ में बीड्स आ गया डिफरेंट कलर का, उनको अब हम अरेंज डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं नेकलेस के अराउंड, और डिफरेंट अरेंजमेंट से आई विल गेट डिफरेंट नेकलेस। तो अगर 7 है तो एक कम किया 6 फैक्टोरियल, नेकलेस है तो उसको पलट सकते हैं तो बाई 2, ये हो गया n-1 फैक्टोरियल बाई 2। बस यही आंसर हो गया। Question 2, in how many ways 10 students 5 of JE plus 5 of NEET can be seated around a circle if first part no restriction। तो सॉल्यूशन हो गया
टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स को मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं कि वो आइडेंटिकल हैं या डिफरेंट है, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स हैं तो डिफरेंट ही होंगे। 10 लोग हैं, उनको एक सर्कल में बिठाना है, तो आंसर सिंपली 9 फैक्टोरियल। कोई बाई 2 नहीं होगा, क्योंकि अगर एक सर्कल में बैठे हुए हैं तो उनको हम पलट थोड़ा सकते हैं, तो उसमें तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डिस्टिंग्विशेबल है। एक मिनट, हमें कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, हाँ सही लिखा है, मुझे लगा कि ऐसा नहीं गलती से मैंने लिख दिया हो। हाँ, तो 9 फैक्टोरियल होगा, बाई 2 नहीं होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग होगा। सेकंड, जेई एंड नीट स्टूडेंट्स आर ऑल्टरनेट। तो सॉल्यूशन, जेई स्टूडेंट्स एंड नीट स्टूडेंट्स आर ऑल्टरनेट, तो सॉल्यूशन हम ऐसे कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया, जेई वाले स्टूडेंट्स को बिठा दिया। अब जेई वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 5, उनको बिठाने का कितना तरीका हो गया, 4, 4 तरीका हो गया, ठीक है। उसके बाद जब वो 5 लोग बैठ गए तो 5 ही गैप्स बनेंगे, उन 5 गैप्स में हमने नीट वाले स्टूडेंट्स को बिठाया। अब देखो, हमने ये बोला था कि अगर एक भी प्लेस हमने फिक्स कर दिया तो बाकी के सारे प्लेसेस यूनिक, मतलब लीनियर परमुटेशन की तरह काउंट होते हैं। तो अगर 5 जेई वाले लोग बैठ गए तो उनके गैप्स में जो नीट वाले लोग बैठेंगे वो बैठेंगे, तो वो भी सर्कल में ही, बट उसमें 4 फैक्टोरियल नहीं होगा, क्योंकि 5 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। हमने तो बोला कि अगर एक भी लोग बंदा बैठ गया तो सारी पोजीशंस यूनिक पोजीशन है, फिर लीनियर परमुटेशन वाला फॉर्मूला फॉलो होगा। तो इसलिए इसके आगे जब नीट वाले बच्चों को बिठाएंगे तो 5 फैक्टोरियल आएगा, ये 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट, ऑल जेई स्टूडेंट्स आर टुगेदर। तो ऑफ कोर्स इसमें क्या होगा कि देखो ऐसे हो जाएगा, J1 J2 J3 J4 J5 ये एक साथ हो जाएंगे, एंड नीट 1 नीट 2 नीट 3 नीट 4 एंड नीट 5 ये एक साथ हो जाएंगे। तो जेई वालों को हमने एक ग्रुप मान लिया, नीट वालों को हमने दूसरा ग्रुप मान लिया। इन 2 ग्रुप्स को हमने एक सर्कल में अरेंज किया, तो 2 - 1 1 फैक्टोरियल आ गया, ये ठीक है। ये तो हो गया जेई और नीट के ग्रुप का अरेंजमेंट। उसके बाद जो जेई में 5 लोग हैं उनका इंट्रा परमुटेशन भी कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर वो J1 J2 J3 J4 J5 की तरह भी बैठे हो सकते हैं, J2 J1 J3 ऐसे भी हो सकता है, तो वो 5 फैक्टोरियल, फिर इनटू 5 फैक्टोरियल। ये 5 भी आपस में परम्यूट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये 5 फैक्टोरियल। यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट, 2 particular NEET students are to be seated together only. मतलब अब इसने बोला कि 2 पर्टिकुलर जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ ही बैठेंगे, ठीक है। तो जब भी हम बोलेंगे ये चीज़ें एक साथ आएंगी तो हम क्या करेंगे, उनको एक यूनिट मान लिया, इन 2 को हटा के 8 लोग और बच गए, नीट और जेई वाले मिला के, तो 8 वो और 1 ये, 9 यूनिट्स हो गया। तो पहले तो हमने इन 9 यूनिट्स को एक सर्किल में रखा। अब 9 यूनिट्स को अगर एक सर्किल में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक कम, 8 फैक्टोरियल।
फिर उसके बाद आएगा इंट्रा परमुटेशन, इस यूनिट के अंदर वो जो दो नीट के स्टूडेंट हैं वो ए बी करके भी बैठ सकते हैं, बी ए करके भी बैठ सकते हैं, तो इसलिए 1 और 2 फैक्टोरियल उनका आपस में ये ठीक है। अब 2 स्टूडेंट को हम ये नहीं बोलेंगे सर्कल में बैठाया तो 1 फैक्टोरियल हो गया, वो तो 2 एक जगह बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब ऐसे हो गया, इन 2 का 1 यूनिट हो गया और ऐसे बाकी 8 यूनिट और हो गए, टोटल 9 यूनिट्स को हमने सर्किल के अराउंड रखा, तो 8 फैक्टोरियल हो गया। उन 2 को ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल आ गया, तो यही आंसर हो गया।